नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे और माना जा रहा है कि पीएम प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे और पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहा है और नैनी सैनी हवाई अड्डे से लेकर जनसभा स्थल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक संघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। धारचूला के नारायण आश्रम, आदि कैलाश जैसे तमाम स्थानों पर भी लोगों की चेकिंग हो रही है ताकि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न रहे। तो उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है पीएम मोदी का, जिसके मद्देनजर उत्तराखंड की पूरी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड में अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? 11 और 12 अक्टूबर को पीएम मोदी आएंगे उत्तराखंड। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। जो सुरक्षा के मद्देनजर जो इंतजाम हैं उन्हें करने का काम किया गया है। इसके साथ ही अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात करें तो वो अभी अब कुमाऊं के दौरे पर हैं और तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो प्रस्तावित है, उसका जो पीएमओ से कार्यक्रम है वह नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर बीजेपी की तरफ से पदाधिकारियों की तरफ से जो तैयारी होती है उसकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है। यह आम जनता भी कह रही है और लोगों में भी यह कयास लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को देंगे। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। व्यवस्थाएं जो पुलिस प्रशासन है उसको अलर्ट पर रखा गया है, तमाम सारी जो टीम है उन्हें लगाने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी काबिज हो और फिर से बीजेपी की सरकार बने। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री का दौरा लगने वाला है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, तो जैसा कि आपने बोला कि बड़ी सौगातें मिल सकती हैं उत्तराखंड वासियों को, तो क्या कुछ जानकारी इस विषय में मिल पाई है कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी सौगात है जो पीएम मोदी उत्तराखंड वासियों को दे सकते हैं अपने दौरे के दौरान? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से काफी, जब भी उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात देते हैं। इसके साथ ही वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और अब पिथौरागढ़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि जो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। हालांकि अभी चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात जरूर मिलती है। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आएंगे पीएम मोदी और उनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। उधर लंदन के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश के लिए रोड शो किया और इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ करार किया है। बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रोड शो के बाद कई प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ बैठक भी की और उनकी मौजूदगी में उत्तराखंड के अधिकारियों ने लंदन में 2 औद्योगिक घरानों से करार किए। इसके तहत औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 3800 करोड़ और उषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस दौरान सीएम धामी ने सभी निवेशकों को उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने के लिए भी न्योता दिया। विभिन्न उद्योग समूह के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हुई। कुछ रोड शो लंदन में भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ और सभी जगह एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दिया। और अब तक 9,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि कल का दिन अभी है, कुछ और एमओयू हमारे अभी हो जाएंगे। और जो हमने टारगेट लिया है इन्वेस्टर समिट के लिए, लोग, निवेशक समूह, उद्योग समूह, अलग अलग प्रकार के
काम करने वाले लोग सभी उत्तराखंड के अंदर निवेश करें। उस दिशा में सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं सबका यहाँ पर अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को इनिशिएटिव लिया है, और हमारा हाई कमिश्नर जो यहाँ पर है उनका भी बहुत यहाँ पर सहयोग रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सब लोगों ने, आज पूरी दुनिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप जो एक पूरे ग्लोबल रूप से स्थापित हुई है, उसके कारण से आज भारत के प्रति लोगों का एक नजरिया बदला है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री से मंदिरों के सौंदर्यीकरण और ढांचागत विकास के कार्यों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से कराने का अनुरोध किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के साथ केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना भी की और विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन कर बाबा केदार के जयकारे भी लगवाए और इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से रूबरू होते हुए कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी सौगात दी गई है, जिनमें 5 विभिन्न परिषदों और संस्थाओं में अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बताना चाहेंगे कि पिछले लंबे समय से भाजपा के दायित्वों को बांटे जाने का इंतजार हो रहा था। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह बिश्ट ने 10 वरिष्ठ नेताओं को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि भविष्य में भी सरकार की ओर से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। देश के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं को दायित्व दिया है और भविष्य में भी अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। कोटद्वार दिल्ली के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही अब कोटद्वार से दिल्ली के बीच ट्रेन शुरू की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के संचालन की मंजूरी दे दी है। और बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने अगस्त में केंद्रीय मंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। दरअसल पहले मसूरी एक्सप्रेस में नजीबाबाद में 2 डिब्बे अलग से जुड़ते थे और ये डिब्बे कोटद्वार से संचालित होते थे। कोविड काल के बाद इन डिब्बों की सुविधा बंद हो गई, जिससे कोटद्वार और पौड़ी के व्यापारियों के साथ सेना के जवानों का रात में सफर करना मुश्किल हो गया था। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब अनिल बलूनी को पत्र भेजकर बताया है कि कोटद्वार से ट्रेन के 2 डिब्बों के संचालन को अब मंजूरी दे दी गई है। और यहां पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और नगर निगम की टीम की ओर से शहर में डेंगू के पनपते स्रोतों का निरीक्षण किया गया है। डेंगू के लार्वा पाए जाने पर लार्वा नष्ट करते हुए चालान भी किए जा रहे हैं और अथक प्रयास के बावजूद भी शहर की स्थिति वैसी ही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत धस्माना ने डेंगू पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि डेंगू के कारण लगातार मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नगर निगम सिर्फ घर और स्कूल जाकर चालान काटने का काम कर रही है। से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहां पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहां पर हमने ब्लीचिंग का वहां पर अभियान शुरू किया था,
वहां पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कामली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहां पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हो, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयरलिफ्ट करना चाहिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। ओ नेगेटिव के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से ओ नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसके कारण है देहरादून का नगर निगम जिसने समय पर फॉगिंग नहीं करवाई, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसने 4.5 सालों से पूरे देहरादून को खोद के रखा हुआ है, जिसके कारण जल भरा हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हुई और ये लार्वा पूरा डेंगू का फैला है। उधर देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं बीमारी में रामबाण औषधियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बताना चाहेंगे कि बकरी का दूध देहरादून में 1500 से 2000 रुपए लीटर तक बिक रहा है और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर काम कर रहा है। संजू नाम का एक व्यक्ति जो देहरादून शहर से आता है, वो लगातार पिछले 4 सालों से डेंगू के मरीजों को मुफ्त में बकरी का दूध उपलब्ध करवाता है। कि मतलब जो गरीब हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, उनको देख कर आया। मैं दून अस्पताल भी गया हूँ, वहाँ पर भी देख कर आया हूँ। बहुत परेशान लोग पड़े हैं। मुझे जो है मुझे ये अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, नियामत दी है कि मेरे ज़रिए किसी को फ़ायदा होए, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं किसी में भेदभाव नहीं समझता हूँ। मैं सबको निःशुल्क दूध देता हूँ। बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दूध दे रहा हूँ और दुआओं के लिए। कब से आप ये तो प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। संजीव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल संजीव जी, तो कांग्रेस लगातार डेंगू का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है और उससे जो लगातार मौतें होती जा रही हैं, उसके लिए सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं और लगातार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग सवालों के कटघरे में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दाविहीन कांग्रेस है, मुद्दाविहीन विपक्ष है और वो लगातार उत्तराखंड की छवि को कैसे धूमिल किया जाए, कैसे यहाँ पर भय और भ्रम का एक वातावरण तैयार किया जाए, इसी कोशिश में वो लोग लगातार रहते हैं। और उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसको भी पूरी तरह से प्रभावित करने की एक कुचेष्टा और एक कुचक्र वो लोग लगातार बनाते रहते हैं कि यहाँ पर इस तरह का एक वातावरण बनाया जाए कि यहाँ पर भय की वजह से पर्यटन के ऊपर भी वो डेंट लगे और राज्य सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह का जो वातावरण है वो लगातार वो लोग बनाते रहते हैं। अब बात रही डेंगू के ऊपर, तो देखिए लगातार एक लंबे समय तक बारिशों की वजह से डेंगू का कहर यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन डेंगू का कहर धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे की ओर कम हो रहा है। और ये तभी संभव हुआ है जब नगर निगम व शासन प्रशासन ने सख्ती बरती है। लगातार घर घर जाकर लार्वा की जांच चल रही है। लगातार जहां पर भी लार्वा पाया जा रहा है उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और अवेयरनेस के लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 3000 लीटर के ठीक है संजीव जी, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल संजीव जी, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ चुके हैं। तो सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। बिल्कुल सूर्यकांत जी, तो संजीव जी की तमाम बातों को आपने सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस है और उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो किसी भी तरह के मुद्दे को वो मुद्दा बनाकर राजनीति करने लग जाती है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? बहुत ही बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं। मैं इस समय आरोग्य धाम अस्पताल में खड़ा हूँ और आरोग्य धाम अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं। मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बेड खाली हो तो उनको जगह मिले। दून अस्पताल पूरा भरा है। जरा आप दून अस्पताल के डॉक्टर सयाना को फोन करिए,
आप शिखा जंगपांगी को कोरोनेशन अस्पताल में फोन करिए। आप डॉक्टर विपुल कंडवाल को, मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय आरोग्य धाम में, उनको फोन करिए। मैं आपको सबके नंबर दे दूंगा। आप मैक्स अस्पताल में हिमांशु जोशी को जो व्यवस्था देखते हैं वहां पर, उनको फोन करिए। आप सिनर्जी अस्पताल में कमलनाथ को फोन करिए। आपको मैं पीआरओ जो है इंद्रेश अस्पताल के रतूड़ी जी, उनका नंबर देता हूं, उनको फोन करिए। कोई भी अगर ये बताए कि डेंगू कम हो रहा है, पूरे देहरादून में जिस प्रकार से डेंगू फैला, और डेंगू फैलने की पूरी जिम्मेदारी लापरवाही नगर निगम की, जिन्होंने समय पर जून से लेकर के अब तक फॉगिंग नहीं करी। पूरे देहरादून को 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदा हुआ है। आप किसी समय लाइव करें मेरे साथ आकर के, घंटाघर जो देहरादून का हृदय स्थल है, इस समय वहां जाकर के देखिए क्या हालात है। आप चक्राता रोड में जाइए, घंटाघर से लेकर के और बिंदाल पुल तक, वहां पर देखिए कृष्णनगर चौक तक कैसे खुदा पड़ा है। आप जाइए राजपुर रोड में, आप जाइए सुभाष रोड में, आप जाइए इसी रोड में, आप जाइए हरिद्वार रोड में, पूरा देहरादून, ये मैं मुख्य मार्गों की बात कर रहा हूँ, आंतरिक सड़कों की तो आप छोड़ दीजिए। ये देहरादून की मुख्य मार्ग है जहाँ पर सारा शहर 4.5 साल से खुदा पड़ा है। उनमें वाटर लॉगिंग के कारण, पानी जमा होने के कारण जिस प्रकार से डेंगू फैला है, इस समय कोविड से ज्यादा हालत खराब इस समय देहरादून में है। लोग मर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट एक मोहल्ले में, मेरी विधानसभा क्षेत्र कैंट में शास्त्री नगर खाला है, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं ले चलूंगा, वहां पर 8 मौतें एक ही मोहल्ले में। कांवरी वार्ड है, इंदिरापुरम वार्ड है, 8 मौतें एक ही मोहल्ले में हुई है। फिर भी इनको शर्म नहीं आती। कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हैं, कांग्रेस को कहते हैं साहब इनको पर्यटन, अरे शर्म आनी चाहिए। ये डेंगू चढ़ करके पौड़ी पहुंच गया। बिल्कुल, और संजीव जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। बिल्कुल संजीव जी, तो बेड्स अवेलेबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि फॉगिंग भी जून से नहीं कराई गई और इन्हीं कारणों के चलते डेंगू का प्रकोप लगातार उत्तराखंड में और देहरादून में बढ़ता जा रहा है। देखिए, लगातार फॉगिंग का कार्यक्रम नगर निगम में डेंगू का सीजन आने से पहले आरंभ कर दी गई थी और मई जून से फॉगिंग लगातार हो रही है। किंतु फॉगिंग कराते हैं और तुरंत बारिश हो जाती है तो वो फॉगिंग जो है एक तरह से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और मैंने आरंभ में ये बात बोली है कि लगातार तेज बारिशें और लगातार बारिश होने की वजह से डेंगू का कहर बढ़ा है। और किंतु डेंगू के ऊपर प्रभावी संजीव जी, जो बेड्स अवेलेबिलिटी पे सवाल खड़े हुए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर जी। देखिए, जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय हैं तो उन तमाम में 100 कोऑर्डिनेशन में गांधी शताब्दी और दून मेडिकल कॉलेज 100 बेड की डेंगू वार्ड के रूप में स्थापित किए गए हैं। और यदि जिस तरह से मेरे भाई सूर्यकांत जी अभी बोल रहे थे कि कहीं पर भी बेड उपलब्ध नहीं है, तो आपको यदि कहीं पर भी बेड की अभी आवश्यकता है आपके किसी भी व्यक्ति को, तो आप मेरा नंबर दीजिए, मैं अभी तुरंत उपलब्ध करवाता हूँ। वहां पर उपलब्ध है। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर टेलीविजन के ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने जैसा पहले कहा, आप भय भ्रम और एक कहर वाला एक वातावरण यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। बात प्लेटलेट्स की है तो प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय है उनमें है और जो ब्लड बैंक है उसमें पर्याप्त प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। तमाम जितनी भी डेंगू से संबंधित जितनी भी दवाई और जितने पैथोलॉजी के टेस्ट हैं सरकार के द्वारा पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य सचिव लगातार स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से पूरा इस प्रयास में है कि डेंगू के इस कहर को हम कैसे बिल्कुल जीरो करें। और जी ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यकांत धस्माना जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से और संजीव वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा और डेंगू का प्रकोप जिस तरह से प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी है। उधर नैनीताल के जोलीकोट क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे कसीनो पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 21 युवक और 12 बार बालाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर मामले में सत्ता से जुड़े कुछ लोगों को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस भी सामने आई है।
कांग्रेस के हल्द्वानी विधायक सुमित देश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर नेपाल जैसा कसीनो का कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून शहर में लगातार साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साइबर अपराधी लगातार अपना साइबर ठगी करने का तरीका भी बदल रहे हैं और इसी को लेकर हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाती है और इसी के तहत एआई बेस्ड कॉमिक्स की भी शुरुआत की जाती है, जिसे हर हफ्ते जारी किया जाता है। ठगी करने का तरीका है वो भी चेंज होता जा रहा है। रोज़ नए नए तरीके के ऑनलाइन स्कैम है वो सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क जो है जो इसको कंट्रोल करने के लिए वो अवेयरनेस है। हम लगातार इसमें अवेयरनेस की कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक एआई बेस्ड अवेयरनेस कॉमिक्स भी स्टार्ट की है, क्योंकि हम हर मंडे को रिलीज़ करते हैं। तो हमारा लोगों से यही रहता है कि जितना आप इससे सावधान रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।